हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फ्रीक्स में। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है आज हम ये समझेंगे, जिसमें कि राष्ट्रपति आर्टिकल 52, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति का चुनाव, कार्यालय की अवधि, महाभियोग और राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आज हम ये समझेंगे। नोट्स पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। यही जो हम पीछे पॉइंट्स देखे हैं हमने, यही पॉइंट्स हैं कि क्वालिफिकेशन टू बिकम अ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, इम्पीचमेंट प्रोसेस, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हैं, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इम्पीचमेंट और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है प्रेसिडेंट के टॉपिक में। जैसे कि आर्टिकल 52 सेज देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि आर्टिकल 52 बताता है कि भारत देश का एक प्रेसिडेंट होगा जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स होगा, रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर होगा। आर्टिकल 53 वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन टू प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को निहित करता है। मतलब कि उसको आर्टिकल 53 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर देता है कि हाँ, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर आपके पास में है, प्रेसिडेंट के पास में। बट 76 अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है तो प्रेसिडेंट के पास में, लेकिन आफ्टर 76 अमेंडमेंट एक्ट 1976 इट इज मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मस्ट लेनी पड़ेगी उनको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। इट इज मैंडेटरी है ये। लेकिन 76वें संशोधन अधिनियम 1976 राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य है। क्वालिफिकेशन टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 58। क्या क्वालिफिकेशन होंगी प्रेसिडेंट की, तो ये हम देखते हैं। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ 35 ईयर ऑफ एज, 35 ईयर ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई हो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए। टू स्टैंड इन द इलेक्शन यू मस्ट हैव 50 इलेक्टर एज प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर एज अ सेकेंडर्स। समझिए इसको, चुनाव में खड़े होने के लिए आपके पास 50 होना चाहिए प्रस्तावक, मतलब जो प्रस्ताव करेंगे कि हाँ 50 लोग आपके पास होने चाहिए। मतलब कोई भी खड़ा नहीं हो सकता प्रेसिडेंट पे, कम से कम उस पर 50 इलेक्टर्स होने चाहिए जो प्रस्ताव करेंगे कि हाँ हम इनको खड़ा करना चाहते हैं एज अ प्रेसिडेंट पद पे। और अनुमोदक, और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए जो कि सेकेंडर्स, जो कि साइन करके अनुमोदन करेंगे कि हाँ हम भी इनके साथ हैं। प्रस्तावकों के अनुमोदक होने चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट प्रस्तावक होंगे 50 और 50 अनुमोदक होंगे। 100 लोग तो कम से कम होने ही चाहिए। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि इलेक्टोरल कॉलेज का पूरा डायग्राम क्या होता है। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं उनको मिला के, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स उनको मिला के, और द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, और द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इन बातों को आप समझिए। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट्स की उनके इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और पुडुचेरी।
द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। संसद के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। इस बात को समझिएगा। संसद क्या होता है? संसद जो कि राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं। और जो स्टेट काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जिसे हम विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं। तो जो विधान परिषद है वो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं डालती है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? तो इलेक्टोरल कॉलेज आर्टिकल 54 में दिया गया है दैट द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ। इलेक्टोरल कॉलेज किसको मिलाकर बनता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउसेज के हैं पार्लियामेंट वाले, राज्यसभा और लोकसभा सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स को छोड़ के, और इलेक्टेड मेंबर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हैं स्टेट्स के, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 54। अब इलेक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, ये हम समझेंगे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऑकर्स थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट सिस्टम। वह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय वोट द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से होता है। The total voting strength of parliament is equal to the total voting strength of all the legislative assemblies of the state। मतलब जैसे ये लोकसभा है प्लस राज्यसभा है, इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो सारे स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली को मिलाकर उनके इक्वल मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इनकी स्ट्रेंथ टोटल 28 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली और पुडुचेरी है उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रेंथ के इक्वल मानी जाएगी। मतलब इनके वोट इनके इक्वल हैं। तो मान लीजिए अप्रोक्स ये 4000 होंगे मान लीजिए, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यसभा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तो इन दोनों का वेटेज ज्यादा रहता है। मतलब पार्लियामेंट का वेटेज ज्यादा रहता है, स्टेट असेंबलीज का वेटेज कम रहता है वोट में। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो भी इलेक्शन में डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। सभी संदेह और विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाते हैं भारत की अदालत के द्वारा। अब समझते हैं हम कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता क्या है, कैसे वोट डलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक P, Q, R और S, ये 4 आदमी हैं, 4 मेंबर हैं, ये वोट डाल रहे हैं P, Q, R एंड S। ये वोट डाल रहे हैं पहले ये प्रेसिडेंट के लिए जो खड़े हुए हैं A, B और C। ये 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट किए हुए हैं। अब जो हमारा P है उसने पहली प्रेफरेंस जो दी है वो A को दी है, दूसरी C को दी है और तीसरी प्रेफरेंस उसने B को दी है। मतलब वो पहले नंबर पे A को प्रेसिडेंट बनाना चाहता है, दूसरे नंबर पे वो C को प्रेसिडेंट बनाना चाहता है और तीसरे नंबर पे वो B को प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। ऐसे Q ने पहली प्रेफरेंस A को दी है, दूसरी प्रेफरेंस B को दी है और तीसरी प्रेफरेंस C को दी है। ऐसे ही R ने पहली प्रेफरेंस B को दी है और दूसरी प्रेफरेंस A को दी है और तीसरी प्रेफरेंस C को दी है। ऐसे ही S ने पहली प्रेफरेंस A को दी है, दूसरी प्रेफरेंस C को दी है और तीसरी प्रेफरेंस B को दी है। अब जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी वही इलेक्शन जीतेगा। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस किसको दी गई हैं? 1, 2 और 3। ये 3 प्रेफरेंसेस A को सबसे ज्यादा मिली हैं। यहां पर एक सिर्फ B को मिली है और C को कोई भी फर्स्ट प्रेफरेंसेस नहीं मिली है। तो यहां पर ये जो A पार्टिसिपेंट है ये जीत जाएगा। यही पूरा एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। ये ईवीएम सिस्टम
ईवीएम सिस्टम अपने जनरल इलेक्शंस के लिए होते हैं, ना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। जो हमारे देश में जनरल इलेक्शन होता है, आपने देखा होगा, आप जाते हैं तो वोट डालते हैं तो जो बटन दबाते हैं उसके सामने लाइट जलती है और उसी के नाम के सामने वोट डल जाता है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये हम प्रेसिडेंट इलेक्शन में फॉलो नहीं करते हैं, हम ये वाला सिस्टम प्रेसिडेंट इलेक्शन में फॉलो करते हैं। ठीक है, ये वही एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कि P Q R S, ये 4 लोगों ने वोट डाले, तो इसमें इनको वोट डाला फर्स्ट, और फर्स्ट प्रेफरेंसेस इसको A को ही दी, और यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंसेस B को दी, सेकंड C को दी। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड B को दी और थर्ड C को दी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इक्वल हो गए हैं, जैसे कि इनकी भी प्रेफरेंसेस इक्वल हो गई है और इसकी भी प्रेफरेंसेस इक्वल हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब यहाँ सेकंड नंबर को देखा जाएगा, सेकंड प्रेफरेंसेस सबसे ज्यादा किसको मिली है। तो सेकंड प्रेफरेंसेस सबसे ज्यादा A को मिली है 2 बार, तो ये इलेक्शन जीत जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ सेकंड प्रेफरेंस एक ही बार मिली है, 1 बार, और इसको तो एक भी बार फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, तो ये तो पहले ही बाहर हो चुका है। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंसेस अगर इक्वल हो तो सेकंड प्रेफरेंसेस देखी जाती है कि सेकंड प्रेफरेंस किसको कितनी ज्यादा बार मिली है। उम्मीद करता हूं आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम समझ में आया होगा। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 ईयर, 5 साल प्रेसिडेंट का टर्म होता है। ही कैन रिजाइन एनी टाइम ड्यूरिंग हिज टर्म बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट, जब भी उनको रिजाइन करना होगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट को राइटिंग में रिजाइन करेंगे। वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय उपाध्यक्ष मतलब वाइस प्रेसिडेंट को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। द प्रेसिडेंट कैन होल्ड द ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर अराइव्स, प्रेसिडेंट तब तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है जब तक कि उसका सक्सेसर नहीं आ जाता। मतलब राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद धारण कर सकता है, जब तक दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाता तब तक वो अपना पद धारण कर सकता है। इन केस प्रेसिडेंट डाइज और रिजाइन, द वाइस प्रेसिडेंट ओनली परफॉर्म हिज ड्यूटी बट नॉट एक्ट एज प्रेसिडेंट। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है तो उपराष्ट्रपति केवल अपना कार्य करता है, कर्तव्य, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि वो ड्यूटी परफॉर्म करेगा राष्ट्रपति की, लेकिन एक्ट नहीं करेगा राष्ट्रपति की तरह। मतलब उसको पोस्ट नहीं मिलेगी, सिर्फ ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए मिलेगी राष्ट्रपति की, अगर वो रिजाइन कर देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इन केस बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वैकेट देयर ऑफिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। मान लीजिए राष्ट्रपति ने अपना रिजाइन दे दिया है या फिर उनकी डेथ हो गई है और उपराष्ट्रपति भी उस समय मौजूद नहीं है, तो जो उनका जो कार्यभार है, जो कार्यालय का खाली है, उसको कौन संभालेगा? उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की सीट वैकेट है। तो इफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट देयर, अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज है जो सुप्रीम कोर्ट के, वो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट करेंगे। मतलब वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे और उनका ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। वरिष्ठतम न्यायाधीश, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61। अब जो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इम्पीचमेंट होता क्या है, क्योंकि ये बहुत लंबा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पीचमेंट और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में दिया हुआ है, जो कि प्रोसेस है प्रेसिडेंट को रिमूव करने की। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाअभियोग द्वारा उनके कार्यालय से। अब हम क्विक फैक्ट्स अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। द ओनली प्रेसिडेंट हु ऑक्यूपाइड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ 2 टाइम्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे मात्र प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने 2 बार
प्रेसिडेंट ऑफिस ऑक्युपाइड किया है। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद कब्जा किया है, कब्जा शब्द यहाँ पर नहीं होगा, एक्चुअली धारण किया है ये कह सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिक फ्रॉम 1950 टू 1952 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब सबसे पहले जब इंडिया रिपब्लिक मतलब इंडिपेंडेंट हुआ तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। द ओनली 2 प्रेसिडेंट दैट डाइड इन ऑफिस, मतलब जो ऑफिस में थे उस समय एज अ प्रेसिडेंट पद संभाले हुए थे देश का, उसी समय वो डाइड हुए, मतलब उनकी डेथ हुई। वो सिर्फ 2 प्रेसिडेंट थे, ओनली 2 प्रेसिडेंट्स, जाकिर हुसैन 1969, फखरुद्दीन अली अहमद 1977। ये 2 प्रेसिडेंट ऐसे थे जो ऑफिस संभाले हुए थे प्रेसिडेंट का और उसी समय उनकी डेथ हुई। नीलम संजीव रेड्डी वाज द ओनली कैंडिडेट इलेक्टेड अनअपोज्ड। ये जो नीलम संजीव रेड्डी है, ये बात को ध्यान रखना आप, ये एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अपोजिट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, अनअपोज्ड कैंडिडेट थे, मतलब इनके लिए सिर्फ ये कोई ने इनका अपोजिट में खड़ा हुआ ही नहीं, अनअपोज्ड कैंडिडेट थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग हिज टेन्योर। अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अगर वो पद पर हैं वर्तमान में, तो उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी दी गई है ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जब वो टेन्योर में है तो उनको छूट दी गई है कि उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी। भारत के राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्रवाई से पूर्ण छूट प्राप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन However, civil proceedings may be initiated against him by giving prior notice। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको उनको नोटिस देना जरूरी है। हालांकि पूर्व नोटिस देकर उनके खिलाफ नागरिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। करंट फैक्ट्स, ये कुछ करंट फैक्ट्स हैं। द्रौपदी मुर्मू इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु इज सर्विंग एज द 15th एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया since 2022. She is the first person belonging to the tribal community and also the second woman after Pratibha Patil to hold the office. इनका प्रीवियस ऑफिस जो था वो गवर्नर थी ये झारखंड की 2015 से 2021। द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2022 से भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रही हैं। वह आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं और प्रतिभा पाटिल के बाद कार्यालय संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं। पिछला कार्यकाल झारखंड के राज्यपाल के रूप में इन्होंने संभाला था 2015 से 2021 में तक, और अब ये हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, मतलब इमरजेंसी कितने टाइप की होती है। उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इम्पीचमेंट प्रोसेस और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि ये दोनों चीजें रह गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे और उससे नेक्स्ट में ये चीजें हम कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल।